वेलकम बैक माय ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग बने रहिए। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में वॉइस के रूल के बारे में बताया था, जो कि हमने आपको बताया था कि कैसे आप V1, V2, V3, V4, V5 को आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आफ्टर दैट हमने आपको बताया था कि किस तरह से ऑर्डर वाले सेंटेंस को, इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फिर हमने आपको बताया था क्वेश्चन टैग को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। उसके बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप प्लीज़ या काइंडली यानी इमोशनल सेंटेंस को कैसे आप चेंज करेंगे। फिर हमने आपको लास्ट में बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट लगा हो, देयर विल बी टू ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है तो फिर आपको कैसे चेंज करना है। तो ये सारे जो भी हमने रूल बताए वो आप पिछले वीडियो में देख लेंगे। आज हम आप लोगों को थर्ड लेक्चर बतलाएंगे वॉइस के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरह से आप दो वर्ब जब रहता है, जब टू वर्ब लगा हो तो उसको कैसे आप चेंज करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे समबडी, एनीबडी अर्थात इंडिफिनिट प्रोनाउन। जब किसी सेंटेंस में इंडिफिनिट प्रोनाउन लगा हो तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, वाट, वाई, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे। फिर हम लास्ट में बताएंगे कि किसी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर देयर लगा हो, मान लीजिए देयर लगा हुआ है अर्थात उसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको आप किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही बेहतर वीडियो होने जा रहा है। आपका जो रूल होगा वो सबसे बेस्ट होगा। आप जब पढ़ेंगे आगे ध्यान से अगर देखेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप एकदम ट्रिक बाय ट्रिक एक एक रूल को फॉलो करेंगे और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ तक कि ये आपके इंटरमीडिएट से लेकर के SSC एग्जामिनेशन तक आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए और आगे का लेक्चर सुने। थैंक्स। अब हम शुरू करते हैं नया रूल, 11 नंबर रूल। कल हम 10 तक बताए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 11। तो आपको हम ले चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। थैंक्स। तो देखिए रूल नंबर 11 क्या है। रूल नंबर 11 जो है समबडी अर्थात देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए हमारा देश वैसे भी बहुत डेवलप्ड है और यहाँ कुछ हो ना हो, कोरोना हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन बच्चों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, वो बढ़ ही रहा है, ग्रो कर रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसमें आप अपना एक पहचान अगर बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम दर्शाएंगे आपको, इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसकी संख्या फिक्स नहीं है, जो चीज़ फिक्सेबल नहीं है, जिसको आप अनसर्टेन मानते हैं तो उसको बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, जो फिक्स नहीं है। तो जितना भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अब कहिएगा सर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। तो जिसके अंत में बडी लगा हो, एकदम इजी ट्रिक है, जिसके अंत में बडी लगा हो, जिसके अंत में वन लगा हो या जिसके अंत में थिंग लगा हो, ठीक है। नहीं, जिसके अंत में बडी लगा हो, जिसके अंत में वन लगा हो, जिसके अंत में थिंग लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल भी हम एक दो देख लें। जैसे देखिए लिखा रहता है समबडी, या रहता है एनीबडी, फिर रहता है नोबडी, तो इस तरह से लगा रहता है। फिर आइए वन वाले में आएंगे। जैसे देखिए समवन ना, एनीवन, फिर देखिए एवरीवन, तो इस तरह से वन भी कहीं कहीं लगा रहता है। फिर आइए थिंग वाले में, जैसे रहेगा समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जिस सेंटेंस में थिंग हो, बडी हो, वन हो, तो वैसे सेंटेंस को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन से इंडिकेट करते हैं। तो इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिव का फॉर्मेट क्या होगा। जैसे आप जब एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में क्या होगा,
एक्टिव में होगा पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन, आईपी समझ गए आप, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इसके साथ वर्ब लगा रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, इस तरह से। तो जब भी इसका हम पैसिव बनाएंगे तो देखिए हमने आपको शुरू में बताया कि जो चीज़ फिक्स नहीं है, जो चीज़ इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है, तो उसमें क्या करना है कि उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी गांव में चले जाइए तो आप वैसे ही लोगों को खोजिएगा, फाइंड कीजिएगा जो ज़्यादा फेमस है, या वे बहुत बड़े राइटर हों, या बहुत बड़े मुखिया हों, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, तो वैसे लोगों को ही आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। सबको पहचानना मुश्किल है, तो वही यहाँ पे काम करेगा, यानी इसमें हम इसको छुपा देंगे। ये जो हम देख रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसको हम खत्म कर देंगे, हटा देंगे। तो जो पैसिव बनेगा वो देखिए किस तरह बनेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एकदम सेम रूल है। हम आपको कल भी बताए थे कि जैसे बाबा रामदेव जो है जैसे योग करते हैं, मान लीजिए ऐसे है, तो सब्जेक्ट ऊपर ऑब्जेक्ट नीचे, लेकिन जैसे ही वो उल्टा लटकेंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर और सब्जेक्ट नीचे। और जब भी उल्टा लटकेंगे यानी ऊपर जाएंगे तो हम लोग उसको बाय बाय करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगता है, बाय, एकदम क्लियर सी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा वर्ब, फिर अब उसके बाद यहाँ क्या करना है, वर्ब को लिख के छोड़ देना है। इसमें आगे हमको बाय सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको पहचान नहीं सकते हैं। तो बस हो गया आंसर, इतना सारा चीज़ करना है, बाय भी नहीं लगाना है और इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी यूज नहीं करना है, अर्थात सब्जेक्ट का भी यूज यहाँ पे नहीं करना है, बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्ट और वर्ब लिख करके छोड़ देना है। यू हैव टू लीव ओनली बाय राइटिंग ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो एक एग्जाम्पल देखिए, तो नाउ आई टेल यू वन एग्जाम्पल। तो देखते हैं, जैसे है somebody has stolen my pen, somebody has stolen my pen। तो आइए इसका हम पैसिव बना के देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिया जाएगा तो पहले आप उसको अच्छे से रीड कीजिएगा कि सेंटेंस कह क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, somebody। तो देखिए somebody क्या है, somebody इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एकदम क्लियर सी बात है, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, बडी लगा हुआ है। तो बडी जब लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो लिखेंगे somebody हैज स्टोलन माय पेन। अब देखिए आराम से बन जाएगा, आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसमें खोजिए, ऑब्जेक्ट क्या है, तो माय पेन है, तो लिखेंगे माय पेन, लिख दिए माय पेन। चलिए अब आते हैं हैज। आपको हमने बताया था कि हैज जो होता है वो सिंगुलर वर्ब है और हैव जो है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ देखिए माय पेन, ये भी तो सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगेगा, हैज। क्या लगेगा, हैज। अब आइए इस पे आते हैं, वर्ब पे। तो यहाँ स्टोलन लिखा हुआ है, स्टोलन जो है वर्ब का कौन सा रूप है, तो ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म हमने आपको बताया था कि थर्ड फॉर्म जो है वो बीन प्लस V3 में चेंज होता है, अर्थात उसके पहले बीन लगा देते हैं और थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, तो लिख देंगे बीन स्टोलन। क्या लिखेंगे, बीन स्टोलन, लिख दिए। अब आइए हमने आपको बताया कि वर्ब तक ही रुक जाइएगा, बस स्टोलन तक रुक जाइए, बाय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, फुल स्टॉप। इट्स वेरी इजी, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए वन से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है एनीवन कैन डू इट। अब आइए, एनीवन कैन डू इट यानी कोई भी इस काम को कर सकता है। तो इसका जो पैसिव होगा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले बैक में चलेंगे, तो बैक में क्या है, इट, यानी इट को लिखेंगे। तो इट का जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, इट को शुरू में भी इट लिखेंगे और लास्ट में भी इट ही लिखेंगे। तो यहाँ इट का क्या हो जाएगा, इट। अब आइए कैन क्या है, तो कैन मॉडल वर्ब है और हमने आपको बताया था कि मॉडल वर्ब में कोई चेंजेशन नहीं होता है, तो कैन को ऐसे लिख देंगे। अब आइए डू क्या है, V1 है। तो हमने आपको बताया था कि जब मॉडल वर्ब के साथ V1 लगा हो तो B प्लस V3 लगाते हैं, हमने आपको क्लियर कर दिया था। तो देखिए यहाँ हो जाएगा B, कैन के बाद क्या लगेगा, B, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मॉडल वर्ब है।
अब आइए डू का V3 देखिए, डन हो जाएगा और बाय एनीवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय एनीवन आपको पुट नहीं करना है। आ गया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं थिंग से। जैसे देखिए समथिंग हैज डन बाय, समथिंग हैज डन फॉर हिम। अब देखिए यहाँ पे समथिंग हैज डन फॉर हिम, यानी कोई चीज़ उसके लिए हुआ है, डन किया गया है, हुआ है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो इसका जब हम पेसिव बनाएंगे तो देखिए यहाँ लगा हुआ है फॉर, तो घबराइएगा नहीं। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें सिंस, फॉर या टू एक्सेट्रा लगा हो तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट बी हेजिटेटेड बाय वॉचिंग एनी प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा इसका ऑब्जेक्ट देखना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ही है, तो लिखेंगे ही। हिम है तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही लिख दिए। और ही के साथ क्या लगेगा, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब। और ही भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ही के साथ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो लगाएंगे हैज। फिर क्या लिखेंगे, देखिए डन है, डन V3 है, तो क्या लिखेंगे, बीन, क्या लिखेंगे, बीन। अब आइए डन, तो लिखेंगे डन, डन का V3 डन। अब फोर लगा हुआ है, फोर को ज्यों का त्यों लगा दीजिए। अब यहाँ बाय समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस हो गया ये। यानी इसमें बाय समथिंग आपको नहीं पुट करना है, क्योंकि ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और जहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेगा उसमें उसको लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? तो चलिए इसको नोट कर लें, देन आई विल टेल यू सेकेंड नेक्स्ट रूल 12 नंबर, तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियरेंस हो जाए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जहाँ भी रहेगा जिसके अंत में बडी वन थिंग लगा होगा, जहाँ भी बडी वन थिंग लगा होगा तो उसमें हम बाय सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ही लगाएंगे, बाय सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। तो आइए 12 नंबर रूल देखते हैं। 12 नंबर क्या है, देखिए 12 नंबर रूल ये है कि जब दो वर्ब एक साथ हो, ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़े थे कि वन वर्ब रहेगा, लेकिन जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जब दो वर्ब एक साथ हो और दोनों मेन वर्ब हो। मेन वर्ब जानते हैं, मेन वर्ब समझ लीजिए। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब वह वर्ब होता है जिसकी प्रधानता होती है, जो वर्ब एक्टिव रूप से काम करता है, जो अकेले भी आ सकता है या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो इसको एक एग्जांपल से आप समझ लें। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए मेन वर्ब और ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। वर्ब दो ही तरह के मेनली होते हैं, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। अब मान लीजिए कि एक दुकान है, एक बिस्किट की दुकान है, मान लीजिए ये दुकान है, ठीक है, शॉप है, और ये मालिक है, एक मान लीजिए कि ये मालिक है, ठीक, ये मालिक है। अब ये क्या है, उसका हेल्पर है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है इसका हेल्पर है, तो मालिक का काम है दुकान में, ये अकेले भी वहाँ तक पहुँचेगा, जाएगा अपना दुकान खोलेगा, तो यानी ये एलोन यानी अकेले भी आ सकता है, या इस अपना हेल्पर लेके भी आ सकता है, तो विद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि अगर मालिक मान लीजिए छुट्टी पे चला गया तो नौकर की मर्जी है, हेल्पर की मर्जी है, वो नहीं जाएगा। जब तक वहाँ मालिक प्रेजेंट नहीं रहेगा तब तक वो दुकान को खोलेगा भी नहीं, वहाँ तक वो नहीं पहुँचेगा। यानी ये हमेशा जो है मेन वर्ब के ही साथ आता है, यानी मेन वर्ब के ही साथ ये ऑलवेज आता है, इट ऑलवेज कम्स विद अ मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब हुआ कि ये हमेशा मेन वर्ब के ही साथ आता है, लेकिन मेन वर्ब का मतलब हुआ कि ये लोन भी आएगा, यानी ये अकेले भी आ सकता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है।
तो चलिए अब इसी को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए जब भी इसको समझ गए होंगे इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे मेन वर्ब। जब एक साथ दो मेन वर्ब हो, ठीक है, जब एक साथ दो मेन वर्ब हो, टू मेन वर्ब्स कम्स, देन देखिए यहाँ लिखेंगे व्हेन टू मेन वर्ब्स कम टुगेदर, ठीक है। तो देखिए दिस रूल इज फॉलोड, यानी यह नियम लगता है। तो आइए इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। तो देखिए जब दो मेन वर्ब एक साथ हों, तो यह नियम लगता है। तो आइए इसका देखिएगा, मेन वर्ब तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका रूल। एक्टिव में क्या रूल है? एक्टिव में है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपको वर्ब होगा, और ख़ास करके इस तरह के कंडीशन में V2 ज़्यादा लगता है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? V2 होगा। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या होगा? V1। देखिए यहाँ जो ये V1 है और ये जो V2 है, दोनों मेन वर्ब है। इसके बिना इसका भी काम नहीं चल सकता और इसके बिना इसका भी नहीं काम चल सकता। तो यानी दोनों वर्ब है, लेकिन ये V2 होगा और ये क्या होगा? V1। तो इस तरह का कंडीशन होगा, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी आप देख लें ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो साथ साथ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। ये क्या है? V2 आप सब जानते होंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसके अंत में डी, ईडी या टी लगा हो, या फिर ONE भी कहीं कहीं लगा रहता है। तो इस तरह से जो होगा उसको V2 कहते हैं। और ऑब्जेक्ट तो हमने आपको बता दिया, जिस पर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता हो, वर्क का इफेक्ट पड़ता हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर आइए V1 मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि सिंपल फॉर्म है, जैसे प्ले, रीड या और राइट एक्सेट्रा। तो समझ गए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई मेड यू लाफ। अब देखिए मैंने तुम्हें हंसाया, इसका मतलब हुआ मैंने तुम्हें हंसाया। तो मेड क्या है? V2 है, और लाफ क्या है? V1 है। यानी मेड क्या है? V2 और लाफ क्या है? V1 है। तो इसको कैसे बनाना है? तो देखिए पेसिव में जब हम जाएंगे तो इसको हम बना के बता देते हैं, फिर रूल खुद आप बना लीजिएगा। तो देखिए आई मेड यू लाफ, तो पहले खोजेंगे ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। और आप भी जानते हैं कि जो भी वर्क होगा वो V2 के अकॉर्डिंग होगा। तो V2 किस में चेंज होता है? वाज वर्ब प्लस V3 में। हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो V2 है वो किस में चेंज होगा? वाज वर्ब प्लस V3 में चेंज होगा। तो यू वर्ब हो जाएगा। और मेड का V3 भी क्या होता है? मेड होता है। पहले मेड का मेकन लिखाता था, मेड मेक मेड मेकन, लेकिन अब उसको भी मेड कर दिया गया। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मेक का जो V2 और V3 है दोनों एक ही है, मेड है। तो लिखेंगे यू वर मेड। अब आइए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है, लाफ को अकेले नहीं लिखना है, उसको टू के साथ कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे टू लाफ। क्या लिखेंगे? टू लाफ। अब देखिए किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो बाय आई का क्या हो जाएगा? मी। अब इसी को आप रूल बना लीजिए। हम पहले आपको एग्जाम्पल इसलिए बता दिए ताकि आप खुद भी रूल फॉलो कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर रूल। तो आइए इसका रूल क्या होगा? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमने पहले क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख दिए प्लस। फिर आइए ये मेड था, वर्ब मेड में चेंज हुआ, तो हम सीधा वर्ब लिख देंगे, यानी जो भी वर्ब होगा वो अपना चेंज हो जाएगा। फिर आइए उसके बाद क्या लगाए? टू। क्या लगाए? टू। और आइए उसके बाद क्या होगा? वर्ब। कौन सा वर्ब? तो V1 जो हम लास्ट में लिखे थे, तो वो वर्ब लगाएंगे, यानी लास्ट वाला वर्ब। तो लिखेंगे लास्ट वर्ब, यानी अंतिम वाला वर्ब। यहाँ दो वर्ब है, पहला और लास्ट वाला, तो ये लास्ट वाला वर्ब। उसके बाद देखिए फिर देखिए क्या हमने लिखा? टू लगा दिया, लास्ट वाला वर्ब लिख दिया, उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय।
और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यानी जो स्टार्टिंग में था उसको हमने पुट कर दिया। तो इस तरह से आपका ये रूल भी बन गया। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी दो वर्ब लगा हो, इफ़ देयर वर टू वर्ब्स, इफ़ देयर टू वर्ब्स आर कनेक्टेड देन वी यूज दिस फार्मूला, दिस रूल। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब लिखते हैं, फिर टू लगाते हैं, देन लास्ट वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए अब एक दो और एग्जाम्पल देख लें ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। जैसे देखिए, मोहन फाउंड हिम, मोहन फाउंड हिम स्लीप, मोहन ने उसे सोया हुआ पाया। तो चलिए इसका जो बनाएंगे पेशी वो इस तरह होगा। देखिए क्या होगा, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, हिम लगा हुआ है, तो हिम का क्या होगा, ही होगा। अच्छा ही, अब फाउंड क्या है, V2 है, फाउंड क्या है, V2 है, और जब भी V2 रहेगा तो किस में चेंज होगा, वाज वर प्लस V3 में। तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, तो यहाँ लगेगा वाज, और V3 भी तो सेम होगा, फाउंड, वाज फाउंड। उसके बाद देखिए क्या है, टू है, तो टू लगा देंगे। उसके बाद लास्ट वर्ब क्या है, स्लीप है, तो हम स्लीप लिखेंगे। फिर देखिए बाय, और आगे में क्या है, मोहन, तो मोहन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन। तो आप समझ गए होंगे। हैव यू एनी डाउट, नो? एक और देख लें ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे वी गॉट देम प्ले, वी गॉट देम प्ले, यानी हम लोगों ने उन लोगों को खेलते हुए पाया। इसका मीनिंग हुआ हम लोगों ने उन लोगों को खेलते हुए पाया। इसका अब हम बना रहे हैं पैसिव। नाउ आई टेल यू इट्स पैसिव। तो देखिए सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लें, देम लगा हुआ है, तो देम का क्या होगा, दे, देम का क्या होगा, दे। और देखिए गॉट है, गॉट क्या है, V2 है, तो V2 है तो उसका क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस V3, तो होगा वर, और गॉट का V3 क्या होगा, गॉट ही होगा। आप भी जानते हैं गॉट, गेट, गॉट, गॉट, गोटन, लेकिन गोटन का यूज बहुत कम होता है, गॉट ही लिखिएगा तो गॉट हो जाएगा, देवर गॉट। उसके बाद देखिए उसके बाद हो जाएगा टू, उसके बाद क्या होगा, प्ले, बाय, वी का क्या होगा, आ गया समझ में। तो इसी तरह आप बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गोटन होगा, तो देवर गोटन टू प्ले बाय अस। क्लियर हो गया। V3 आप याद रखेंगे, आराम से बनते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर से और भी बेहतर तरीके से आपको बता सकें। लेकिन हम कोशिश करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपको बेस्ट वीडियो दिया जा रहा है, इस पर आप पूरी तरह से कंक्लूज होकर के स्टडी करें। थैंक्स। चलिए अब हम नया रूल बताएंगे, 13 नंबर। देखिए 13 नंबर रूल को समझने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो रूल है, इस रूल में क्या है कि सब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, अब उसका कोई सहारा नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, किसी लावारिस जगह पे या किसी वृद्ध आश्रम में या किसी ऑर्फनेज में, अनाथालय में जाकर डाल देते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या किया गया है कि कुछ ऐसे मतलब सब वर्ड आते हैं जो कि सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन में उसको जो है हम क्या करते हैं, किसी ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। और वह उसके अनुसार, अगर मान लीजिए कि अनाथ आश्रम में अगर वो रह रहा है, वहाँ अगर वो सही से मेंटेन किया गया, अगर उसकी देखभाल ढंग से हुआ तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। अब जैसे जैकी सराफ को देखिए, एक चौल में रहने वाला आदमी आज सुपर स्टार है, जो कि चौल में रहता था, ऑर्फनेज में था, मुंबई के एक छोटे से चौल में रहते थे, लेकिन आज देखिए बहुत बड़ा स्टार है। तो उसमें भी अगर कुछ लोग ढंग से काम करते हैं, ढंग से मेहनत करते हैं, तो बहुत बड़ा स्टार बन जाते हैं, और नहीं तो वैसे का वैसे सब दिन वैसे रह जाते हैं। तो वही चीज़ आज हम बताएंगे, देयर। तो देयर वही वर्ड के लिए यूज होता है जो ऑर्फेन है, यानी जिसका कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं है। तो लिखेंगे रूल नंबर 13, इसमें हम लिखेंगे कि when a sentence comes with
देयर। देखिए देयर, व्हेन अ सेंटेंस कम्स विद देयर। देयर मतलब क्या, वैसा सेंटेंस जिसका कोई सब्जेक्ट फिक्स नहीं हो। तो दिस रूल इज फॉलोड, दिस रूल इज फॉलोड, दिस रूल इज फॉलोड। अब आइए इसका हिंदी भी लिख देते हैं। जब किसी वाक्य में देयर लगा हो, देयर लगा हो तो यह नियम लगता है, तो यह नियम लगता है। अब आइए देयर का क्या होगा, जैसे हम एक्टिव में देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मेट है एक्टिव से रिलेटेड। तो देखिए एक्टिव में क्या होगा कि देयर लगा होगा, क्या लगा होगा, देयर। उसके बाद देखिए देयर के बाद क्या होगा, वर्ब होगा ना, और वर्ब के बाद यहाँ सब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट का कोई अपना फंडा नहीं है, यह देयर से ही रिलेटेड होता है, देयर के अकॉर्डिंग ही काम करता है। उसके बाद देखिए क्या लगा रहेगा, टू, और उसके बाद क्या रहेगा, V1, इस तरह से रहेगा। फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, इस टाइप का ये बना हुआ रहता है। वैसे ऑब्जेक्ट की यहाँ नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं दे देगा तो हमने आपको पूरी तरह क्लियर कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए ताकि ये डायरेक्टली समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे देयर से रिलेटेड, जैसे देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, तो इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टू प्ले फुटबॉल। देखिए फुटबॉल यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका जो बनाएंगे वो इस तरह बनाएंगे। देखिए पहले हम बना के बता देते हैं, फिर आप खुद रूल लिख सकते हैं, और जब आप बना लीजिएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तो देखिए इसका जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, बहुत ईजी है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि एक ऑर्फेन बॉय है, ठीक है, ये मान लीजिए ऑर्फेन है। ऑर्फेन मतलब क्या, अनाथ है। तो देखिए जो लोग अनाथ होते हैं उसके लिए ऊपर वाला ही साथ होता है, यानी उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, और उसके साथ कोई भी कुछ भी बोल देता है, कोई कुछ भी कर लेता है, यानी उसको कोई देखने वाला ही नहीं होता है। तो उसी तरह से इसमें भी कोई देखने वाला नहीं है। अब उसके भाग में अगर सही रहेगा, लक होगा तो कुछ करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये होता है देयर इज अ बॉय। अब देखिए यहाँ तक आप लिख देंगे देयर इज अ बॉय, यहाँ तक उसको कुछ नहीं करना है, कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा, थोड़ा सा चेंज करना है बस उसको भाग में ना, तो बी, बस एक उसका लक होना चाहिए, तो टू बी प्लेड फुटबॉल, बस बन गया। यानी जैसे कि उसके लक में कुछ भी नहीं है, वो जो अपने लक से कर पाएगा वही होगा, वो उसके लिए हम कोई खास मेहनत भी नहीं करते हैं। तो उसी तरह देयर वाले सेंटेंस में भी कोई खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ बॉय टू बी प्लेड फुटबॉल, बस हो गया। कहाँ चेंज करना था, यहाँ वर्ब में। वर्ब में हमने क्या चेंज किया, बी लगा दिया, और क्या लगा दिया, V3, बस बन गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देयर, देखिए रूल मिलाते जाएंगे आप, देयर है तो देयर, इज है तो इज, यानी वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे बॉय है तो बॉय, यानी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। फिर आइए अब यहाँ पे टू लगा हुआ है तो टू लिखेंगे। फिर आइए टू के बाद यहाँ पे V1 लगा हुआ है, यहीं पे चेंजेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, B प्लस V3, जहाँ V1 था वहाँ B प्लस V3, और उसके बाद हम क्या लगा दिए, ऑब्जेक्ट। बहुत आसान है, आपको केवल वर्ब 1 को V3 में चेंज कर देना है, और ना तो सब्जेक्ट को हटाना है ना ही ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, बस इतना ध्यान देना है। तो चलिए अब 2-4 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपके माइंड में वो आ जाए। तो देखिए देखते हैं हम, जैसे देखिए लिखा हुआ है देयर वर मेनी, थोड़ा इसमें हम थोड़ा हार्ड सेंटेंस देंगे ताकि आपको वो भी बनाने आ जाए। देयर वर मेनी स्टूडेंट्स टू रीड अ नोवेल, यानी वहाँ बहुत सारे छात्र थे जो नोवेल पढ़ने वाले थे या उनको नोवेल पढ़ना था। नोवेल मीन्स क्या होता है, उपन्यास, यानी सीरीज ऑफ बुक, यानी जब कोई बुक लिखते हैं तो अगर उसमें बहुत सारा स्टोरी जोड़ दिया जाए तो उसे नोवेल कहा जाता है, यानी उपन्यास। तो एक साथ अगर बहुत सारा मतलब स्टोरी हो तो उसे नोवेल कहा जाता है। तो चलिए इसका बनाते हैं पेसिव। तो जब हम पेसिव बनाएंगे तो यही चीज़ लिख देंगे, तो क्या होगा, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, और यहाँ क्या है, टू लगा हुआ है, और यहाँ रीड है तो रीड का क्या होगा, बी रेड ना, V3 तो वही रहेगा।
तो बी रेड अ नॉवेल, आराम से बना सकते हैं। वन एग्जाम्पल इज मोर ऑल्सो, तो देखिए एक और, जैसे है देयर आर किंग्स टू रूल द वर्ल्ड, यानी दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे राजा हैं, किंग हैं। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस तरह होगा, देयर आर किंग्स, जैसे है वैसे लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, टू बी रूल्ड द वर्ल्ड। इन दिस वे यू कैन कंप्लीट मेनी एग्जाम्पल्स बाय वाचिंग दिस रूल। चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम अगला रूल बताएंगे। रूल नंबर 14 बताएंगे, तो देख लीजिएगा, इसमें अगर आपको कहीं डाउट लगे देन यू विल राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ आई टेल यू रूल नंबर 14। तो देखिए रूल नंबर 14 क्या है। रूल नंबर 14 है, ये जो रूल है बहुत इजी है, ये आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले तो इसको समझ लें। तो देखिए रूल नंबर 14, अब इसमें आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटिव है। तो इसमें देखिए इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये क्या है, तो जिसमें क्वेश्चन लग जाए। और देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे देखिए अभी जैसे एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, इसको आप रियलिटी में नहीं समझेंगे। जैसे देखिए कुछ लोग बैचलर होते हैं, कुछ लोग मैरिड होते हैं। तो देखिए जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपका लाइफ अभी फ्री है, लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई कन्या आ जाए, ऐसे याद रखिएगा, कन्या यानी क्वेश्चन, जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा तो वो चिन्ह डाउट करेगा, हर चीज़ पे डाउट करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन। तो जब भी कोई कन्या आ जाए, कन्या मतलब क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन वो कन्या आएगी तो क्या करेगी, डाउट करेगी। और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है वही सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में जाना जाता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये भी दो तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स, इट हैज़ टू टाइप्स। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है कि यस और नो, सिंपल सा यस और नो सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और दूसरा है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी संख्या 9 है, आप पढ़े होंगे, हु, व्हाट, व्हाई, विच, हुज, होम, व्हेन, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद होगा विच तो हो गया, हुज, और एक और कोई होगा तो हु, व्हाट, वाई, विच, एक होगा हाउ। तो देखिए सारा मिल गया, हु, व्हाट, वाई, विच, हुज, होम, व्हेन, हुज, हाउ, तो सारे आ गए। हुज 2 बार आ गया ना, हु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है तो व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, हु, वाई भी हो गया, वेयर छूट रहा है। तो देखिए ये 9 होते हैं, इसको हम 9 क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं या WH वर्ड बोल सकते हैं। और ये जो एस नो होता है, इसके शुरू में EJMR वाज वर्ड आते हैं, या हैज हैव हैड आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आते हैं। तो चलिए ये दो तरह के हैं। अब हम दोनों का फॉर्मेट अभी बताएंगे। तो पहले हम यस और नो से चलते हैं, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये स्टार्ट किससे होता है, तो ये स्टार्ट होता है इज, एम, आर और वाज, वर, यानी बी का फॉर्म से, या फिर डू डज से भी होता है, डू डज डिड।
इन सब चीज़ों से होता है, या हैज हैव से भी होता है, लेकिन जनरली ये इज एम आर वाज वर डू डज डिड से स्टार्ट होता है। तो देखिए जहाँ भी इज एम आर रहेगा तो इज एम आर को वही सेम का सेम लिख देना है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वही लगेगा। चलिए वाज वर रहेगा तो उसमें भी सेम ही पुट करना है, लेकिन देखिए डू डज डिड रहेगा तब थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, यही इज एम आर यहाँ तक देखिए डू डज तक क्या करना है, इज एम आर प्लस V3 पुट करना है, और जैसे डिड आ जाएगा तो क्या लगाएंगे, वाज वर प्लस V3 लगाएंगे। समझ गए, दोनों कंडीशन समझ गए। इज एम आर में क्या होगा, सेम होगा, वाज वर में भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डू डज में क्या होगा, इज एम आर प्लस V3 होगा, और डिड वाला में क्या होगा, वाज वर प्लस V3 होगा। याद रखिएगा, क्योंकि डू डज जो है ना ये प्रेजेंट को शो करता है। अब कोई पूछे कि इज एम आर प्लस V3 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ये जो है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं प्रेजेंट को शो कर रहा है, और डिड जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए वहाँ पे वाज वर प्लस V3 का यूज करेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लें, आराम से समझ रहे होंगे, जहाँ डाउट लगेगा तो बोलिएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इज ही प्लेइंग फुटबॉल, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे पहले फाइंड कीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए सेम हमने आपको बोला ना, इज एम आर या वाज वर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू राइट सेम, तो वही लिख देना है। तो अब हम यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट बैक में चला जाता है, तो यहाँ क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल, और फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है, तो जैसे ही के साथ इज लगा वैसे फुटबॉल के साथ भी क्या लगेगा, इज लगेगा, तो लिखेंगे इज फुटबॉल। बस सेम कंडीशन फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को पुट किया, तो इज फुटबॉल। फिर आइए उसके बाद प्लेइंग लगा हुआ है, तो प्लेइंग क्या है, V4 है, प्लेइंग क्या है, V4 है, और जब भी V4 रहेगा उसमें क्या लगाना है, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 लगाना है, ठीक है। तो बीइंग प्लेइंग है तो प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड होगा। अब आइए जब भी हम लास्ट में सब्जेक्ट को लिखते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। जब भी ही को लास्ट में लिखेंगे तो वो होगा हिम। तो आप समझ गए इसमें से। अब आइए इससे रिलेटेड हम एग्जांपल दे रहे हैं, तो देखिए जैसे है वर यू टीचिंग मोहन, वर यू टीचिंग मोहन, तो इसको बनाना है। तो देखिए इसका जो पेसिव होगा या आंसर भी लिख सकते हैं, तो जो इसका पेसिव बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो देखिए वाज वर में हमने आपको बताया कि सेम रहेगा। तो देखिए इसमें हम पहले किसको देखेंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखिए ये मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम स्टार्ट में जब लिखेंगे तो नेमिंग वर्ड है, तो उसमें मोहन का क्या होगा, मोहन ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे मोहन। अब मोहन के साथ देखना है कि वर लगेगा, नहीं लगेगा, वर के साथ क्या, मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब जो है वो क्या है, वाज है, तो यहाँ लिखेंगे वाज ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मोहन, वाज मोहन हो गया। अब आइए यहाँ पे टीचिंग, तो टीचिंग क्या है, V4 है, टीचिंग क्या है, V4 है, क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, ING लगा हुआ है, तो ये आपका V4 है। और जब भी V4 रहेगा तो उसके जगह क्या लगाना है, बीइंग प्लस V3, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग प्लस V3। तो टीच का V3 याद कीजिए, टीच का V3 क्या होता है, टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, तो यहाँ होगा टॉट होगा ना, टॉट। अब आइए बाय, उसके बाद जब भी उसको हम उल्टा करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लिखते हैं तो उसमें बाय लगाते हैं, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का तो यू ही होता है, तो यू लिख देंगे। तो देखिए ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब आइए डू डज में समझते हैं, तो चलिए हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे डू डज का यूज। तो देखिए रूल रहेगा ही ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो देखिए
अब आते हैं डू डज का यूज। जैसे देखिए डू यू प्ले क्रिकेट। अब इसको कंप्लीट करना है। डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए डू यू प्ले क्रिकेट यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है। तो इसका जो पैसिव बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ जो यू है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे तो देखेंगे डू डज किस में चेंज होता है, इज एम आर प्लस V3 में। अर्थात इसमें इज एम आर में से फाइंड करके लिखना है, फिर V3 पुट करना है। तो देखिए क्रिकेट लास्ट में क्या है, क्रिकेट है। तो क्रिकेट सिंगुलर है या प्लुरल, क्रिकेट सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, तो लिखेंगे इज। और आई कैपिटल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आई शुड बी कैपिटल। तो इज लिख दिए और उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिकेट। क्या लिखेंगे, क्रिकेट लिखेंगे, लिख दिए। अब आइए उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, फिर हमको क्या करना है, वर्ब। तो देखिए यहाँ पे प्ले है, तो हमने आपको बताया कि V3 पुट करना है। तो इज क्रिकेट, प्ले का क्या होगा, प्लेड हो जाएगा। प्ले का क्या होगा, प्लेड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, और उसके बाद यू लिखा हुआ है तो यू का लास्ट में क्या होगा, यू ही होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो आप समझ गए होंगे, जब भी डू रहेगा या डज रहेगा तो पहले हम ऑब्जेक्ट के साथ देख लेंगे इज एम आर क्या लगेगा। तो इज लगा तो इज लगाएंगे, क्रिकेट, अब फिर V3 तो प्ले का देख लेंगे क्या होगा, प्लेड होगा, फिर बाय और यू है तो यू लग जाएगा। इसी तरह आप डज का देख लीजिए, डज का क्या होगा। तो देखिए डज ही रीड अ लेटर, क्या हुआ, पत्र पढ़ता है। तो देखिए इसका भी सेम बनेगा, डू डज का सेम ही बनता है, इज एम आर प्लस V3 लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है। तो अ लेटर क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल, तो देख रहे हैं ए लगा हुआ है यानी ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज, तो लिखेंगे इज अ लेटर ना, इज अ लेटर लिख दिए। अब आइए हमने आपको बताया कि V3 भी पुट करना है। तो यहाँ V3 क्या होगा, रीड का, रीड ही रहेगा, लेकिन इसको रेड पढ़ेंगे। जब भी रीड को हम V3 के रूप में लिखते हैं तो वहाँ पे उसका उच्चारण चेंज हो जाता है, उसको हम V3 पर रेड पढ़ते हैं V3 में। तो यहाँ रेड होगा, उसके बाद क्या होगा, बाय, और देखिए ही को लास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, हिम हो जाएगा। ये आपका बन गया। चलिए अब एक डिड का देख लेते हैं। तो देखिए डिड का देखते हैं, जैसे है डिड दे परचेज अ पेन, डिड दे परचेज अ पेन। परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो देखिए डिड दे, इसको इरेज कर रहे हैं, आप मिला लेंगे नोट से। तो देखिए डिड दे परचेज अ पेन। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना, ठीक है। और एक बाय मीन्स भी आप देखे होंगे, बाय मीन्स भी क्या होता है, खरीदना। तो दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो देखिए जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगा हो, एकदम मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वहाँ आप बाय नहीं लिखेंगे, वहाँ क्या लिखेंगे, परचेज। ये ग्रामर का रूल है, जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो बाय के जगह परचेज लिखना है, और जहाँ अफर्मेटिव यानी सिंपल सा सेंटेंस रहेगा तो वहाँ बाय लिखना है। हाँ एक और रूल है कि छोटी वस्तुओं के लिए बाय लगाना है, बड़ी वस्तुओं के लिए परचेज लगाना है। लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परचेज का यूज ज़्यादा होता है और बाय का यूज सिंपल सेंटेंस में ज़्यादा होता है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। डिड दे परचेज अ पेन, तो इसको हम पैसिव जब बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ पेन है, और अ पेन के साथ क्या लगेगा, डीड का चेंजेशन किस में होगा, वाज वर प्लस V3 में होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अ पेन के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, एक ही है तो वाज लगेगा, तो लिखेंगे वाज अ पेन, हो गया। उसके बाद आइए परचेज का V3 क्या होगा, परचेज्ड होगा, क्या होगा, परचेज्ड। उसके बाद क्या होगा, बाय, ठीक है। अब आइए इसको हम बैक में ले जा रहे हैं, तो दे का क्या होगा, देम, दे का क्या होगा, देम, हो गया। वाज अ पेन परचेज्ड बाय
सकते हैं, आराम से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लें, देन आई विल टेल यू नेक्स्ट। तो देखिए रूल नंबर 14 में ये हमने आपको बता दिया कि इज एम आर वाले या यस और नो वाले सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे पेसिव में। अब हम आपको बतलाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, यानी डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं उसको हम एक्टिव से पेसिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम आगे बता रहे हैं रूल नंबर 15 में। चलिए इसका एक ट्रिक है, उसको आप आराम से याद कर लेंगे ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए रूल नंबर 15। तो देखिए रूल नंबर 15 है, तो इसमें क्या है देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 15 में देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बैक में चले जाते हैं। अब बैक में जाने के बाद क्या होता है कि हम उसको बाय बाय कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिलेटिव हमारे यहाँ आता है, ठीक है, अगर मान लीजिए वो रिलेटिव है, ये मान लीजिए हमारा रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और ये अगर मान लीजिए कुछ दिन अगर रहा हमारे यहाँ तो हम उसको अच्छे से देखभाल करते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन अगर हो जाए तो हम उसको बाय बाय करने की सोचते हैं कब वो चला जाए, और उसका व्यवहार जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ भी कंडीशन फॉलो होगा। तो क्या होगा देखिए यहाँ ये होगा कि जैसे WH है तो WH में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें हम बाय लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? बाय। जैसे देखिए हु है, अगर हु को लिखें, हु मीन्स क्या होता है? कौन। तो इसका जो चेंजेशन होगा, इसका चेंजेशन होगा बाय होम में। किस में होगा? बाय होम में होगा। एकदम आसान है। यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि गेस्ट के रूप में आए और ज़्यादा दिन रुक गए तो उसमें हम बाय लगाते हैं, यानी उसको हम सोचते हैं कब ये चला जाए। तो यहाँ जैसे हु है तो हु में क्या होगा? बाय होम। जैसे देखिए व्हिच है तो इसका भी होगा बाय व्हिच। बस ये दो सेंटेंस हैं, दो वर्ड हैं जिसको आप याद रखेंगे, इसमें बाय लगेगा। ठीक है, इसके बाद किसी में बाय लगाने की जरूरत नहीं है। अगर होम ही आ जाए, ठीक है, तो क्या लिखिएगा? हु। होम किस में चेंज होगा? हु में चेंज होगा। वाट, अब इसके बाद तो जनरल आ गया, वाट हो, वाई हो, व्हेन हो, तो ये सब एकदम सिंपल में वही रह जाता है, वाट ही रह जाएगा या वाई ही रह जाएगा। यानी इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा या हाउ आए, चाहे हाउ आए, व्हेन आए, तो ये सब जो भी हैं इसमें जो है वही रह जाता है, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको टू याद रखना है। कौन सा? हु और व्हिच। हु और व्हिच में आपको क्या पुट करना है? बाय। क्या लगाना है? बाय। तो इसका होगा बाय होम और इसका होगा बाय व्हिच। तो चलिए एक बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा। उसके बाद वर्ब कैसे पुट करना है, तो देखिए एक्टिव का क्या करना है। जैसे एक्टिव में पहले आपको WH वर्ड रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपको जो है कोई कंडीशन दिया रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, दो वर्ब। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यहाँ मेन वर्ब रहेगा, और उसके बाद एक एम भी है, मेन वर्ब है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये तो आप क्वेश्चन मार्क समझ गए। जैसे मान लीजिए कन्या, तो उसी तरह से क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा। चलिए अब इसका पेसिव बनाते हैं। तो देखिए पेसिव कैसे होगा, WH वर्ड जो जहाँ है उसको वही रहने देना है। अब ऐसे समझ लीजिए कोई हमारा अगर रिलेटिव है तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि आप चले जाइए, ऐसे तो बोल नहीं सकते, यानी वो जहाँ है वही रहेगा, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया जाएगा कि वो जल्दी से बेचारा वहाँ से चला जाए, क्योंकि वो अगर ज़्यादा दिन रहता है तो हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। तो उसी तरह से WH वर्ड है, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ है वही रहेगा। उसके बाद इसमें चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, ये भी वर्ब जैसे है वैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वैसे रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंजेशन हो जाएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ब भी वैसे रहेगा। और जब भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लगा देंगे? बाय। यहाँ लग जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया, इसका बन गया। चलिए अब इसका हम बना के देखते हैं कैसे बनाना है। देखिए एक सेंटेंस से समझते हैं कैसे आपको बनाना है। हु से चलते हैं, ठीक है, हु को क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए हु डिस्कवर्ड,
डिस्कवर्ड। जैसे गाड़ी है उसका भी नाम डिस्कवर है, लेकिन यहाँ जो डिस्कवर हुआ इसका मतलब है खोज करना, यानी खोज किया। किसने खोज किया? अमेरिका। अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट है, केवल क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी नहीं है, तो और आसान हो गया। देखिए क्या बनाना है, तो देखिए इसका जो पेसिव बनेगा वो इस तरह बनेगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे? हु का किस में चेंजेशन होगा? बाय होम में होगा, तो लिखेंगे बाय होम, लिख दिए। अब आइए डिस्कवर्ड, तो देखिए डिस्कवर्ड जो है वो क्या है? V2 है। क्या है? V2। और V2 किस में बदलता है? वाज वर प्लस V3 में बदलता है, तो यहाँ लिखेंगे वाज। ठीक है, अब आइए वाज, बाय होम वाज, और उसके बाद डिस्कवर्ड का V3 क्या होगा? डिस्कवर्ड ही होगा, डिस्कवर्ड। उसके बाद क्या है? अमेरिका, अमेरिका हो गया। बाय होम वाज डिस्कवर्ड अमेरिका, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अमेरिका डिस्कवर्ड। बाय होम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, दोनों सही है। कहीं कहीं आप इस तरह भी देख सकते हैं, या कहीं कहीं इस तरह रहता है कि बाय होम वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, दोनों सही है। इस तरह आप पुट कर सकते हैं, तो समझ गए होंगे। एक और देखिए व्हिच वाला, जैसे देखिए व्हिच बॉय हैज स्टोलन हिज पेन, किस लड़के ने उसकी कलम चुराई है। तो देखिए यहाँ पे व्हिच बॉय है, तो ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये जो हिज पेन है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब भी व्हिच लगा हो तो क्या लगाना है? बाय व्हिच बॉय। देखिए बाय व्हिच बॉय, ठीक है। और हैज है तो हैज सिंगुलर है तो यही रहेगा। और उसके बाद आइए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये हिज पेन कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के जगह पे, तो लिखेंगे हिज पेन, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए। अब देखिए स्टोलन V3 है, तो V3 किस में चेंज होगा? बीन प्लस V3 में, तो बीन स्टोलन। उसके बाद बाय व्हिच बॉय हैज हिज पेन भी स्टोलन, बस बन गया। और कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, बस बाय लगाना है। समझ रहे हैं? चलिए अब एक देखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे हु है, व्हाट है, तो इससे रिलेटेड देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए व्हाट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट जैसे है व्हाट आर ही फाइंडिंग इट, ऐसे दे दिया, ठीक है। यानी वह इसे क्या पा रहा है, यानी उसको ये क्या मान रहा है, क्या पा रहा है। तो इसका जो बनाएंगे पेसिव जो बनाएंगे वो इस तरह होगा। देखिए क्या होगा, व्हाट है तो व्हाट में कोई चेंजेशन नहीं करना है, व्हाट ही लिखना है। अब आइए इट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? इट है, तो इट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इट के साथ क्या लगेगा? इज, तो इज इट लगाएंगे। उसके बाद देखिए व्हाट इज इट। अब फाइंडिंग लगा हुआ है, तो फाइंडिंग क्या है? V4 है, तो V4 है तो किस में चेंज होगा? बीइंग प्लस V3 में, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग। अब V3 फाइंड का V3 क्या होता है? फाउंड होता है। उसके बाद देखिए बाय, और ही का क्या होगा? हिम होगा। इस तरह आप आराम से बना सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हाउ व्हाट इस तरह से अगर दूसरा वर्ड रहेगा क्वेश्चन वर्ड, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको उसी तरह से क्लियर कर देना है। ये आपका इसी तरह से बनेगा। चलिए इसका हम लास्ट रूल बता रहे हैं, वो लास्ट रूल देख लीजिए, फिर हम इसका इंड अप कर देंगे। आज का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट रूल देख लें इसका। तो देखते हैं हम 16 नंबर। उसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, आप बनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि बाय बाय नहीं कर सकते हैं, यानी बहुत ऐसा वर्ब आपको मिल जाएगा जिसको बाय करना मुश्किल है, यानी जिसमें बाय लगता ही नहीं है, ठीक है। यानी सम वर्ड्स आर, देखिए सम वर्ड्स आर not written with by,
कुछ शब्दों को बाय के साथ नहीं लिखा जाता है। जैसे हम एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो बाय लगाते हैं ना, सब जगह बाय हम बोले हैं लगाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड आपको मिलेगा जैसे रेयर कंडीशन होता है जिसमें आपको मिल जाएगा जिसमें कि बाय लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें हम बाय नहीं लगाते हैं, बाय को हम इंड कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं। बाय को लगाना ही नहीं है, बाय की जगह दूसरा वर्ड लगेगा। यानी कुछ शब्दों में बाय के साथ नहीं लिखा जाता, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें बाय हम लिखते ही नहीं। अब आइए किसके साथ नहीं लिखेंगे, तो जैसे नो है, अगर किसी भी सेंटेंस में नो आ गया तो नो के साथ बाय के जगह पे क्या लगाना है, टू लगाना है। याद रखिएगा टू। अच्छा कहिएगा टू क्यों लगता है, क्योंकि देखिए कि नो एक ऐसा वर्ड है, ये एक डायनेमिक वर्ब है। आप जान लीजिए डायनेमिक वर्ब, जितना भी डायनेमिक है, डायनेमिक क्या होता है, तो डायनेमिक एक ऐसा वर्ब है, डायनेमिक एक ऐसा वर्ब होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है, मतलब ज्ञान इंद्रियों से संबंधित होता है। यानी जैसे कि आँख, नाक, कान, मुंह, सुनना या जानना क्या है, यह हमारे माइंड से रिलेटेड है, दिमाग से रिलेटेड है, ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड है। तो जो भी वर्ड होगा ज्ञानेंद्रिय से रिलेटेड, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे देखना आँख से रिलेटेड है, जैसे कि स्पर्श करना, टच करना, तो ये सब जो वर्ड हैं इसको डायनेमिक वर्ड बोलते हैं और वर्ब के लिए डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। तो नो क्या है, डायनेमिक वर्ब है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा, टू लगेगा। और भी देख लीजिए जैसे शौक, झटका लगना, तो शौक में एट लगेगा। देखिए शौक में क्या लगेगा, एट। जैसे हंसना, अब देखिए हालांकि लाभ का यूज वॉइस में नहीं किया जाता है, लेकिन समहाउ कहीं पे आ जाए, अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो लाभ में आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। और कहीं कहीं एट भी आप देखे होंगे लगा हुआ, लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में लाभ की जगह पे टू लगता है। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि एट भी रहता है। जनरल बुक में आप एट देखेंगे, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में तैयारी करेंगे, यूपीएससी वगैरह का जब एग्ज़ाम देंगे, प्री मेंस अगर करेंगे, तो उसमें यहाँ पे टू लगा रहता है। चलिए उसके बाद आइए इंस्पायर। इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरित होना, इसमें लगाएंगे इन। क्या लगाएंगे, इन। इंटीमेट, तो इंटीमेट मीन्स होता है अंतरंग संबंध, इसमें भी क्या लगेगा, इन लगेगा। उसके बाद आइए एस्टोनिश। बहुत सारे ऐसे जो वर्ड हैं, वर्ब हैं, जिसमें कि बहुत सारा चेंजेशन होता है, क्या लगेगा, एट। उसके बाद आइए बहुत ऐसा है, जैसे देखिए फैमिलियर में क्या लगेगा, विद लगेगा। कनेक्टेड में क्या लगेगा, विद लगेगा। कनेक्टेड में क्या लगेगा, विद लगेगा। तो इसको आप आराम से याद कर लेंगे। एडिक्टेड में क्या लगेगा, एडिक्टेड में टू लगेगा। तो इस तरह से जो भी वर्ड आएंगे इसमें आप वहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे। तो आइए रूल को समझते हैं। तो इसका जो रूल होगा इस तरह होगा, देखिएगा सब्जेक्ट रहेगा और इस तरह के वर्ड रहेंगे। तो इस वर्ड को हम बोल सकते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब, आप डायनेमिक वर्ग समझ ही गए होंगे, जो ज्ञानेंद्रिय से संबंधित हो, ज्ञानेंद्रिय संबंधित वर्ब। तो डायनेमिक वर्ब रहेगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, तो जो उसमें सुटेबल होगा वही आपको पुट करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो पेसिव बनाएंगे वो क्या होगा। पेसिव में पहले वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर देखिए जो डायनेमिक वर्ब है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए बाय लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अच्छा V3 वाला जो फंडा है वो लगेगा, लेकिन जहाँ पे बाय है इसी को चेंज करना है, इंटरमिशन करना है, इंटरचेंज करना है, और इसके जगह देख लीजिएगा कि क्या लगेगा, यानी इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ याद रखना है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी अकॉर्डिंग टू रूल यानी नियम के अनुसार, जो नियम में कह रहा है उसी को पुट करना होगा। अब देखिए कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है ही नोज मी, वह मुझे जानता है। देखिए ही नोज मी, इसका जब पेसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही नोज मी। तो आइए बैक से आते हैं ऑब्जेक्ट से। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी को जब आप स्टार्ट में लिखेंगे तो मी का क्या होगा, आई होगा। अब आइए ये क्या है, एस लगा हुआ है यानी V5 है, और जब V5 रहेगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस V3 में चेंज करेंगे। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। क्या लगेगा, एम लगेगा।
उसके बाद नो का V3 क्या होगा, देखिए ये V3 में चेंज होता है तो नो का हो जाएगा नन। क्या होगा, नन। यानी V5 जो है हम पहले भी बता चुके हैं इज MR प्लस V3 में चेंज होता है तो V1 भी इसी में चेंज होगा, V1 या V5। तो यहाँ M हो गया, I के साथ M लगा, नो का V3 नन हुआ तो यहाँ लगना चाहिए क्या, Y, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा, याद रखिएगा 2 लगेगा। उसके बाद देखिए ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा। ऐसे बनाना है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं, जैसे कि लिखे रवि शॉक्ड हिम, रवि ने उसको झटका दे दिया। अब आइए इसका पेसिव क्या होगा, तो देखिए बैक से चलते हैं हिम से, जैसे हिम का क्या होगा ही, हिम का क्या होगा ही। अब आइए V2, ये क्या है V2 है, तो देखिए V2 को हमने पहले भी बताया था, एक बार और समझ लीजिए क्योंकि ये लास्ट रूल है, एक बार और समझ लें, कहीं डाउट लगे तो। वाज वर प्लस V3 होता है, यानी V2 जहाँ रहेगा वहाँ वाज वर प्लस V3 होगा। तो चलिए हिम का क्या हो गया, ही हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे वाज। अब आइए ही के साथ वाज, और शॉक्ड का V3 शॉक्ड ही होगा। चलिए अब शॉक्ड के साथ देख लेंगे कि क्या लगा हुआ है, एट लगा हुआ है, तो एट लगाएंगे, और उसके बाद रवि का क्या होगा ऑब्जेक्ट, रवि ही होगा। तो इस तरह से आप बहुत सारा बना सकते हैं। यू विल कंप्लीट ईच एंड एवरी सेंटेंस बाय वाचिंग दिस वीडियो। चलिए अब इसमें हम कुछ होमवर्क देते हैं जो अभी तक बताया गया है। नाउ आई विल गिव यू सम होमवर्क। थैंक्स। नाउ आई टेल यू या चलिए अब होमवर्क लिखेंगे, जो आज का वीडियो था, जो आज हमने रूल बताए इसी से रिलेटेड होगा, जो आप लिखेंगे और कंप्लीट करके लाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे। चलिए लिखेंगे चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइसेस। चलिए अब हम फर्स्ट दे रहे हैं सी नोज मोहन, सी नोज मोहन। रवि ब्राउट अ पेन, हु डिस्कवर्ड India, who discovered India, what are they playing, what are they playing। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वाट का वाट ही होता है। why were they reading a book, वे लोग किताब क्यों पढ़ रहे थे, a book। उसके बाद है, उससे पहले हमने आपको बताया था टू वर्ब का, जैसे सी मेड यू लाफ, सी मेड यू लाफ। रवि फाउंड देम प्ले, रवि फाउंड देम प्ले। Where were they bringing a bag, वे कहाँ जो है बैग ला रहे थे। Which student is playing tennis, which student is playing tennis। और इसका लास्ट होमवर्क लिखेंगे why are रोहन एंड गोविंद राइटिंग अ लेटर, हो गया। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह बने रहेंगे, और जो आपको ये वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप कहीं से भी देख लेंगे, आपका ये जो वीडियो होगा बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा।
और इसी तरह बने रहिए, ताकि इससे आप एसएससी वगैरह का भी, सीजीएल वगैरह का भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान से और रेगुलर होकर के, मोटिवेट होकर के इस पे ध्यान देना होगा, और जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं इसको भी बनाते जाइए। चलिए, इसमें कोई वर्ब होगा जो आपको डाउट हो सकता है तो हम आपको V3 लिख देते हैं। आई राइट इट्स V3। तो देखिए, नो का क्या होगा? नन। आप अभी पढ़े ही हैं, नन होगा। बराउट का V3 बराउट ही होगा। चलिए, डिस्कवर्ड का सेम होगा, डिस्कवर्ड ही होगा। बहुत ईजी है, धीरे धीरे तो आपको V3 भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, डिस्कवर्ड ही होगा। अच्छा देखिए, प्ले का क्या होता है? प्लेड होगा। चलिए, रीडिंग का क्या होगा? रीड ही होगा, लेकिन उसको क्या पढ़ेंगे? रेड। चलिए, यहाँ पे आइए, मेड का क्या होगा? मेड ही होगा। पहले मेकेन लिखते थे, लेकिन अब मेकेन को हटा के मेड भी कर दिया गया। चलिए, फाउंड का फाउंड ही होगा। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे ब्रिंग का क्या होगा? बराउट होगा, बराउट होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ प्ले है, प्ले का हम लिख चुके हैं, फिर भी हम लिख देते हैं तो प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ देखिए, राइट है, तो इसका होगा रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न होगा V3। तो इसी तरह बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए रिमूवल ऑफ 2। तो बने रहिए, और रिमूवल ऑफ 2 के लिए आप नया प्रिपरेशन करेंगे, उसमें हम आपको रिमूवल ऑफ 2 के बारे में बताएंगे। थैंक्स।